हेलो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हर लेसन से दो दो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। किसको? अति लघुत्तरीय। ठीक है, मैं आप लोगों को हर लेसन से दो दो अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट हर लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुका हूं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट हर लेसन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को भी नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है दोस्तों, केवल 300। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आइए हम लोग देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? विथ सॉल्यूशन के साथ। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए, लोहे पर पेंट चढ़ाने पर वायु की उपस्थिति में नमी व ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं हो पाता। जो आपका लोहा है, लोहे पर अगर हम पेंट लगा देते हैं तो वायु की उपस्थिति में नमी, जब वायु की उपस्थिति होती है तो नमी तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। तो नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी तो जंग नहीं लगता है और वह जंग लगने से बच जाता है। जब ये ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं तो जो लोहा है उसमें जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे लिख देना है। 2 नंबर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अब आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया जानते हैं तो आप लोग इसे भी जानते होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जब वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शरीर के कार्य को शक्ति प्रदान करती है, अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी, अगर ऊर्जा को हम लोग अवशोषण करते हैं तो ऊष्माशोषी। ठीक है, यह आप लोग इसका श्वसन का जो अभिक्रिया है देख लीजिए। ग्लूकोज प्लस हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल एंड ऊर्जा, तो यहाँ देखिए ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद जरूर कर लेना दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमें बहुत क्वेश्चन देखना है तो जल्दी जल्दी आज अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों, आपका दूसरा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, आपका दूसरे पार्ट से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुभार लिखिए। जो धावन सोडा होता है, धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम तथा अणुभार लिखना है। तो सूत्र आप लोग देखिए, Na2CO3 10H2O, यहाँ याद रखना 10H2O। अब यहाँ 10H2O क्यों है? अब दोस्तों देखिए, हमें कपड़ा धोना है तो कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हम लोग इसलिए 10 यानी कि 10H2O करते हैं। ऐसा छोटा सा ट्रिक मैंने बताया है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। देखिए Na2 यानी कि सोडियम, CO3 कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद हो गया होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। अगर आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं जानते हो तो जरूर पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा लेसन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये चौथा लेसन आपका है, तीसरा लेसन।
तो आपका तीसरा लेसन जो है वो है क्या, धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु से आपका देखिए कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। जो कॉपर है उनके दो प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। तो नंबर 1 सल्फाइड अयस्क, नंबर 2 ऑक्साइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क के अंतर्गत कॉपर ग्लन्स Cu2S एंड इसका आपका क्यूप्राइड Cu2O। ठीक है, देखिए यहाँ ऑक्साइड है इसलिए वो जुड़ा, क्योंकि दोस्तों O से ऑक्साइड और सल्फाइड S जुड़ा। ठीक है, इतना याद रखना। अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग इसमें देखिए इंपॉर्टेंट्स हैं। आघात वर्धन्यता तथा तन्यता का अर्थ लिखिए। आघात वर्धन्यता तथा तन्यता का अर्थ लिखिए। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की गुणधर्म को आघात वर्धन्यता कहते हैं। जो आपका धातु होता है उसे पीट कर पतले चादर के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज है उसे हथौड़े से पीट दिया जाता है और पतले चादर के रूप में बन जाता है, वो आघात वर्धन्यता होता है। तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींच कर पतले तार के रूप में करने की क्षमता तन्यता कहते हैं। जैसे धातु है इसे हम लोग खूब खींच लेते हैं और ये पतला तार के रूप में हो जाता है, तो इसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा लेसन आप लोग देख लीजिए। चौथा लेसन हमारा कार्बन तथा उनके यौगिक पाठ है। अतः उत्तरीय प्रश्न, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आपका योगात्मक अभिक्रिया जो है उसे उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया यानी कि योग और जुड़ना। ठीक है, तब जो दो पदार्थ होते हैं, जो दो पदार्थ होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं तो एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अन्य पदार्थ नहीं बनता है, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ H2 जुड़ा एंड Na फिर 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसे किया तो CH3 एंड CH3 एथेन बना। एथेन कैसे बना यहां मैंने बता दिया है। C2 या देखिए 2 हो गया। ठीक है, एंड H देखिए 336, तो ये किसका सूत्र होता है, C2H6 एथेन का। ठीक है, अगला हमारा है एसिटिक अम्ल का दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल का दो उपयोग लिखिए, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। एसिटिक अम्ल हम लोग अम्ल के रूप में प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में। दोस्तों इसका सिरका बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिरका के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट हमारा जो कि है लास्ट पार्ट, अतलक उत्तरीय प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ का जो है तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, इतना याद रखना, मेंडलीफ जी ने परमाणु भार कहा था और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो जरूर याद कर लेना। अगला हमारा मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों का नाम लिखिए। तो मैग्नीशियम की तरह जो धातु मतलब अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले तत्व हैं वो नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 बेरिलियम। ये क्यों इन्हीं की तरह अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के मतलब समूह के तत्व हैं। ठीक है, ये दोनों मैग्नीशियम समूह के तत्व हैं, इसलिए इन्हीं की तरह मतलब अभिक्रियाशीलता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद जरूर कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपका केमिस्ट्री का समाप्त हो गया 1 से 5 लेसन तक। अब इसे आप लोग एक बार वीडियो रोक के ध्यान से फिर से दोबारा माइंड से पढ़ लीजिए फ्रेश, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा आता है बायोलॉजी जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हमारा देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, जो पाचक एंजाइम है उसका क्या कार्य है। पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन होता है उसे अमीनो अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे ग्लूकोज में, एंड वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। एक एक स्टेप देखिए। पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, पहले याद कर दीजिए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एंड वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा, उच्च संगठित पादप में वहन
तंत्र के घटक हैं। तो वहन तंत्र के घटक बहुत ही जी हैं, जाइलम फ्लोएम है, क्योंकि दोस्तों जाइलम जल को पहुंचाता है, फ्लोएम मतलब उन्हें लवण, खनिज लवण और उनके भोजन को पहुंचाता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जाइलम तथा फ्लोएम है, जाइलम तथा फ्लोएम है। हाँ तो दोस्तों अगला हमारा जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जाइलम तथा फ्लोएम होता है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है। तो जाइलम जा से जल, जा से जाइलम, ये याद करने का ट्रिक है, जा से जल और जा से जाइलम। ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण ऊतकों द्वारा करता है। ये एक ऊतक है, ठीक है, तो ये फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है पूरे पेड़ पौधों में, ठीक है, तनों से लेकर जड़ तक, जड़ से लेकर तनों तक, ठीक है। तो ये आपका नियंत्रण समन्वय आता है। नियंत्रण समन्वय आपका है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग, ये 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क एंड आपका प्रमस्तिष्क। तो इसे याद कर लेना। मानव मस्तिष्क को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानव मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना और मैं आप लोगों को उत्तर भी बताता हूं। प्रतिवर्ती क्रिया बिना हमारे सोचे समझे बड़ी तीव्रता से होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है कभी कभी अचानक होता है, बिना सोचे समझे तीव्रता से हो जाता है, जबकि टहलना एक अच्छी क्रिया है। टहलना एक अच्छी क्रिया है, मैं मतलब टहलूं या बैठूं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन है तो मैं टहलूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी क्रिया अपनी इच्छा से की जाती है, ठीक है, और ये एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला जो लेसन है वो जीव जनन कैसे करते हैं उस पार्ट का है, ठीक है। देखिए, द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। जो द्विखंडन है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन तथा बहुखंडन आप लोग समझिए, इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है। जो द्विखंडन है इसमें एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है। जैसे एक है तो ये 2 भागों में हो जाएगा, ठीक है, 1 2 एंड होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करते हैं, प्रत्येक नए जीव का निर्माण कर लेगा, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है दोस्तों उसे तो आप लोगों को पता ही होगा। अमीबा आप लोग समझिए, जैसे अमीबा है ये जैसे बीच में पहले खूब स्थान मतलब इस ऐसे बनाएगा, फिर ये 2 भागों में हो जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे मैं, ठीक है, ये ठीक है 2 हो गया अमीबा, ठीक है। तो अब हमारा बहुखंडन, इस विधि में एक कोशिकीय जीव कोई भागों मतलब कई भागों सॉरी कई हाँ सही कई भागों में विभाजित होता है। इसमें जो एक कोशिकीय जीव है कई भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। प्रत्येक जो है नए पौधे का निर्माण करता है, जैसे मलेरिया, प्रत्येक क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे आपका मलेरिया है, ठीक है। आपका जो है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, महत्व समझाइए। दोस्तों परिवार नियोजन यानी कि नियोजन करना, कम करना, ठीक है। जैसे बहुत लंबा परिवार रहता है, जैसे देखो बच्चों की संख्या को सीमित रखना, बच्चों की संख्या को सीमित रखना, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, 10-15 ऐसे नहीं, 5-6, जैसे 2-4 बच्चे, ठीक है, 2 या 3, तो बच्चों की संख्या को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। यदि बच्चों की संख्या सीमित होगी तो सभी लोग सुखी रहेंगे, तो सभी लोग सुखी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक जो परिवार नियोजन है और मतलब अदर टाइप से भी मिल सकते हैं परिभाषा, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है और ऐसे में आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में आप लोगों को बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मैं आप लोगों को इसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को फिजिक्स आप लोग पार्ट 2 वीडियो मिलेगा, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखना, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा आता है लास्ट लेसन और हमारा ये लास्ट है भी, ठीक है। आपका जो आता है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट लेसन है। मैंने केमिस्ट्री का बता दिया, बायोलॉजी का मैं लास्ट लेसन बताऊंगा, फिर फिजिक्स का आप लोग पार्ट 2 वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। देखिए अनुवांशिकता के जनक का नाम बताइए। अनुवांशिकता के जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लोगों को पहले से भी पता रहा होगा, ठीक है। जो अनुवांशिकता के जनक हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन,
एक या एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते, क्यों? दोस्तों आप लोग समझिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक ऊतकों पर पड़ता है। जो उपार्जित लक्षण है उनका प्रभाव केवल कायिक ऊतकों पर पड़ता है, जो कायिक ऊतक होते हैं, ठीक है। जनन कोशिका के डीएनए पर नहीं पड़ता है। जो जनन की कोशिका है, जनन कोशिका के डीएनए पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव कायिक ऊतकों पर पड़ता है। ये लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, ये लक्षण जो होते हैं वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप लोग कह सकते हैं इसका प्रभाव कायिक ऊतकों पर पड़ता है, जनन के डीएनए पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोग पार्ट 2 वीडियो जरूर देखना, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका अतलघुत्री है। मटर का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सटाइवम। देखिए दोस्तों, इसका कई मतलब एक और टाइप से इसका नाम है, ठीक है। जैसे कई टाइप से आपके बुक में दूसरे टाइप से हो सकता है, लेकिन ये भी आपका बिल्कुल सही है, पायसम सटाइवम, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को जो आपका केमिस्ट्री है और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट अतलघुत्रीय प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों का फिजिक्स का महत्वपूर्ण अतलघुत्रीय प्रश्न देखना है तो आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट 2 वीडियो भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। मैं उसे जल्द ही बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसमें फिजिक्स भी जोड़ दूंगा तो, ठीक है। तो इस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को ध्यान से पढ़िएगा, फिजिक्स का जल्द ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपका मैथ या आपका हिंदी, इंग्लिश, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों की इच्छा को ज़रूर पूरा करूंगा और अब की बार आप लोगों को इसमें साइंस में 90% ज़रूर लाना है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है।